व्हाट इज कंपनी, तो लिखेंगे ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, उसे भगवान ने नहीं बनाया, या उसको तुम्हारी तरह तुम्हारे मम्मी के पापा के पास परी नहीं रखी गई, उसे बनाया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। वो आती थी ना, देखो आई 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 सोना सोन परी आई, वो परी आती थी रख के चली जाती थी, तुमने यही स्टोरी सुनी है ना, तो वैसा नहीं है, इसे लॉ ने बनाया है, ठीक है। साथ में कह रहा है भाई हैविंग सेपरेट एंटिटी with a perpetual succession and a common seal. कह रहे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, जिसकी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी यानी एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील है। कॉमन सील जैसे आपका एक साइन है, वैसे कंपनी का साइन उसकी स्टैंप है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। तो जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना बेटा, फर्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड सेपरेट एंटिटी, थर्ड परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ कॉमन सील, ये क्या है, ये इसके फीचर्स ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ए कंपनी। इसकी टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा मैं शफल करूंगा क्योंकि मेमोरी टेक्निक बनाई है मैंने इसकी, तो मैं शफल करूंगा। सबसे पहले आती है लिमिटेड लायबिलिटी, क्या आती है, सेकंड आती है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, थर्ड आती है आपने अभी पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ आती है हमारी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फिफ्थ आता है कॉमन सील, सिक्स्थ आता है आर्टिफिशियल पर्सन, लास्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं, मेमोरी टेक्निक भी दे देता हूं। एल से लिमिटेड लायबिलिटी, ओ से सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन एंड परपेचुअल सक्सेशन। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। पहला है लिमिटेड लायबिलिटी, तो 2 टाइप की कंपनी होती है, ये भी लिख लो, काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। उसमें होता है सबसे पहले अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड लास्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स वाली फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। सो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी में। सबसे पहले मैंने बात की अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी क्या है, जो कंपनी है जिसके जो मेंबर्स है ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मान लो कंपनी हो रही है वाइंड अप, ठीक है, बंद होने के केस में जनरली कंपनीज कब बंद होती है, जब उसकी लायबिलिटीज एक्सीड कर जाती है उसके एसेट से और उसके पास पैसा नहीं होता टू पे ऑफ। तो बेसिकली जब उसकी प्रॉपर्टी को बेच के हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो इस केस में अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होता है कि मान लो कंपनी की प्रॉपर्टी कम पड़ी टू पे ऑफ द लायबिलिटीज, तो मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जितना पैसा चाहिए मेंबर से लेना पड़ेगा, मेंबर्स को देना भी पड़ेगा। यानी जो ऐसी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिट नहीं होती, जितना चाहिए उतना देना ही पड़ेगा उनको। ऐसी आज के टाइम में कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, पहले हुआ कर, आज के टाइम में ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी आती है लिमिटेड बाय गारंटी। पहले ऐसी कोई कंपनियां नहीं होती थी, आज से पहले मैं आपको बताता हूं, अब चल रहा है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इससे पहले चलता था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। 1956 में लिमिटेड बाय गारंटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, पर इसी एक्ट में आया। क्या होता है, अब जो इसके मेंबर्स हैं वो शेयर इशू नहीं करते, वो गारंटी देते हैं, एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी दी जाती है। उस केस में जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो जितने मेंबर ने गारंटी दी है वो उतना ही मैक्सिमम पैसा देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपने गारंटी वर्ड सुना है, गारंटी क्या होता है, क्या होता है गारंटी। मान लो आप लोगों को फाइनेंस चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आप गए बैंक के पास, बैंक कह रहा है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तो मैंने एक लीगल प्रॉमिस कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं सर, बैंक जी मैं दे दूंगा अगर ये नहीं दे पाए। तो मैंने क्या की, गारंटी। अब आप नहीं दे पाते तो जितने की मैंने गारंटी की है मेरे को देना पड़ेगा। आई बात समझ में। ऐसे ही मेंबर्स कंपनी को गारंटी करते हैं, कंपनी जब आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको इतना सम दे देंगे जितना अमाउंट उन्होंने बोला, दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बट सबसे फेमस जो है वो है शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसमें 3 टाइप की कंपनीज आती हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1%। इस पे जाने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती क्या है। देखो शेयर्स क्या है, कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है
वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है। उस छोटे से टुकड़े को बोलते हैं एक शेयर। लेट्स से एक कंपनी, जैसे हमारी ये वाली कंपनी है ट्यूशन कार्ड एड्यूसिटी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज, वो डिवाइडेड है 10 रुपीज के शेयर्स में। इसका मतलब मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 10,000 हो गए। तो जो 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, वो मेरे 10,000 टुकड़े हैं। और जो मैंने 10 रुपए बोला, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। कल को ये बढ़ सकता है, ठीक है। अभी क्या, जितने में मैंने उसको इश्यू किया, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। अब मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मान लो अब एक आद्य है जिसने 1000 शेयर्स ले रखे हैं इस कंपनी के, जिसका एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो आद्य की जो लाइबिलिटी है ना, वो मैक्सिमम लिमिट हो गई अप टू 10,000। अब आद्या ने ऑलरेडी 8,000 तो कंपनी को पे कर रखे हैं, तो अब कंपनी मैक्सिमम आद्या से जो पैसे मांग सकती है वो कितने हुए? 2,000, ठीक है। यानी द अमाउंट विल बी लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। दैट कंपनी इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां तक समझ आती है पक्का? तो इसलिए बोलते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में कि वो है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी। आई बात समझ में? क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी अब नहीं बनती। सेकंड आता है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब कंपनीज में जनरली देख, मैनेजर, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं। अब रिलायंस का शेयर मैंने होल्ड किया हुआ है, मैं हूं शेयर होल्डर, तो मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं रिलायंस कंपनी का ओनर हूं, ठीक है। कितने छोटे से पार्ट का हूं, पर हूं तो ओनर। अब वहां पे मुकेश अंबानी कैसा काम करे, क्या मैं उसको रोज फोन करके बताऊंगा? अंबानी साहब यार क्या दिक्कत है यार, थोड़ा ढंग से काम कर लो यार, कह सकता हूं मैं? नहीं ना। अदानी को फोन करूंगा, अदानी की शेयर लिए हुए हैं, अदानी साहब आपके पोर्ट्स में ना मुझे लग रहा है लहरें ज्यादा आ रही हैं, थोड़ा ढंग से सीमेंटेड बनवाओ कुछ, कह सकता हूं क्या? नहीं ना। सो मैं हूं ओनर, पर कंपनी के केस में मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, जो बोर्ड कंसिस्ट करके बैठे, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कंपनीज के केस में ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। थर्ड पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी को आप सू भी कर सकते हो और कंपनी अपने नाम पे आपको भी सू कर सकती है कि मेरे साथ इस बंदे ने गलत किया, अरुण ने गलत किया, ठीक है। जरूरी नहीं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना, इसलिए बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। आई बात समझ में? इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो भी हुआ है, सालमन वर्सेस सालमन लिमिटेड। बहुत बड़ा केस लो है, बहुत अच्छा। आप आगे हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी नहीं है, ठीक है। इवन सीएज में, बीकॉम में, सब जगह आएगा ये आपका, या फिर आप कोई भी लो डिग्री परस्यू कर रहे हो तब भी आता है। थर्ड आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी में विद रेस्ट्रिक्शंस, पर पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मैं आज रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूं, तो जिससे खरीद रहा हूं उसने हैंड टू हैंड मुझे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अब हमारी पाठशाला इज अ प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, कोई भी खरीद नहीं सकता। पर पब्लिक कंपनी जैसे रिलायंस कोई भी शेयर खरीद रख सकता, एचडीएफसी कोई भी शेयर खरीद सकता, ठीक है, पीएनबी कोई भी शेयर, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर समझ आ गया। अब बात आती है कॉमन सील। अब आपके सिग्नेचर है, सब आप साइन करते हो, कोई बहुत अच्छा करता है, कोई बहुत वाहियात करता है ना, पर सिग्नेचर तो है ना आपके, यस और नो। तो ऐसे कंपनी को अगर कहीं बाउंड करना है तो कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए, उसे बोलते हैं कॉमन सील। आई बात समझ में? सिक्स्थ, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आप एक नेचुरल पर्सन हो, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया, एग्जिस्टेंस है, क्या आप उसे देख सकते हो, क्या आप उसे टच कर सकते हो, क्या आप उसे प्यार कर सकते हो, बट है, बट उसके पास राइट्स है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका पैन कार्ड है, ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। लास्ट होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कंपनी जिसने बनाई, टाटा ग्रुप क्रिएट करने वाले रतन टाटा जी चले गए, पर कंपनी चली गई क्या? कंपनी बंद हो गई? नहीं। कोई आ रहा है कंपनी में, कोई जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, कंपनी चलती रहेगी जब तक उसने कोई फ्रॉड नहीं किया या कोई लीगलिटी ऐसी नहीं आ गई कि कंपनी बंद करने की मजबूरी आ गई, कंपनी चलती जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन यानी इनफाइनाइट पीरियड तक वो कंपनी रन करती रहेगी, किसी के आने किसी के जाने से, उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके डायरेक्टर्स से आने जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। आई बात समझ में? तो बात करते हैं, अब ये है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। इनके सेक्शन भी होते हैं, मैं सेक्शन भी लिखवा देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आगे बड़ी काम आएगी। सेक्शन को गढ़ा कैसे जाता है? देखो ऐसे लिखा होता है, मान लो सेक्शन 2, अगर ऐसे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट सेक्शन नंबर है। अगर इसके साथ ब्रैकेट में एक और नंबर लिखा हुआ है, मान लो 68, तो ये हो जाता है मेरा सब सेक्शन। ये हो गया मेरा सेक्शन, ये हो गया मेरा सब सेक्शन। अगर इसके आगे कोई अल्फाबेट लिख दिया तो इसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लोज। तो हेडिंग हमने डाली प्राइवेट कंपनी, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68,
सुनना क्या डेफिनेशन है, कह रहा है प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसे एओए बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है रूल बुक ऑफ कंपनी, ठीक है, एओए बोलते हैं। एओए इज नथिंग बट रूल बुक ऑफ कंपनी, ठीक है। 3 पॉइंट क्या है। फर्स्ट कह रहे प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूसिव of past and present employees. Third, prohibits, ये सारे की पॉइंट्स हैं आपके CVT, any invitation to public to subscribe for any securities, that is shares or debenture. Second, public company, देखो जो हमारा लॉ बना है ना, ये नेगेटिव लैंग्वेज पे बना है। इसको गवर्न करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। क्या प्यारी डेफिनेशन दी है। ए पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट, बस ये डेफिनेशन लिखी हुई। कह रहा पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट उसने एक्सप्लेन कर दिया क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लॉ जो हमारा बना है वो नेगेटिव लैंग्वेज। देखो पहले उसने 268 में एक्सप्लेन किया प्राइवेट, उसके बाद इसने पब्लिक को एक्सप्लेन किया 271 में। आई समझ। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी अब है क्या। फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल। सेकंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, मतलब यहां पे कोई लिमिट नहीं है। थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन, यहां पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप इनवाइट कर सकते हो पब्लिक को, आओ हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, चाहे शेयर हो चाहे। बात करते हैं 1% कंपनी। कह रहे 1% कंपनी सेक्शन 262 में आती है। एंड ओपीसी मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद 1% या ओनली भी लिखाओ, ओनली 1% एज इट्स मेंबर, बट कुछ रूल्स एप्लीकेबल है। फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। फर्स्ट, मेंबर पे, मेंबर ऑफ ओपीसी ओनली अ नेचुरल पर्सन who stayed in India, basically who is an Indian citizen and resident in India can be the member of OPC, ठीक है। अब बात आते हैं रेजिडेंट इन इंडिया है क्या। who stayed in India for a period not less than 182 days immediately preceding one calendar year, पिछले एक साल में कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए वो पर्सन, तभी वो रेजिडेंट इन इंडिया हो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ए पर्सन कैन ओनली फॉर्म ओनली वन ओपीसी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, 50 लाख से ज्यादा इसकी पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोलो ना, एक छोटी कंपनी ही 1% बन सकती है। तो लास्ट पॉइंट है, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, जो 3 साल का एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आप ओपीसी नहीं बन सकते। सो आज हम जो बात करेंगे वो होगी शेयर कैपिटल पे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज और उसकी चीजों के बारे में देखा था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बन जाती है वो वीडियो क्योंकि हम न्यू बुक पे आ चुके हैं। तो बात करते हैं आज शेयर कैपिटल की। हमारा जो यूनिट है, ठीक है, हम जो बुक उठाई है हमने वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ठीक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने उठाया इश्यू ऑफ शेयर्स। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शेयर कैपिटल होती क्या। कह रहा है ये कैपिटल है जो रेज करती है कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, नॉर्मल बात है। इन कंपनी देयर इज ओनली वन कंसोलिडेटेड अकाउंट कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो एक बात बताता हूं, यहां पे मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है इसको समझते हैं बेटा। यार पब्लिक में ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। इनका सेपरेट अकाउंट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक कंसोलिडेटेड शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इतना सा बात को आपको समझ के चलना है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की, जिसे हम रजिस्टर्ड भी बोलते हैं या फिर नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। कह रहा है ये वो अमाउंट है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में रेज कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू that amount which is stated in the MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल। क्या है ये? मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड, जो कंपनी ऑथराइज्ड है
टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में जितना वो इशू कर सकते, ऑल्दो इसे चेंज कर सकती है बाय अमेंडिंग AOA, उस पर SR पास करना पड़ता है, वो अभी आपके काम की बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, हमने एक छोटा सा लॉ आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? कह रहा है ये वो पार्ट है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का जो एक्चुअली ऑफर किया जाता है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। कह रहा है इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। हमने बोला एज अ कंपनी, मैंने बोला यार आप ये सब्सक्राइब कर लो, ये दिस इज द पार्ट, ठीक है। कितना हुआ वो नहीं है, जो हमने ऑफर किया ये वो है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल। ये अनइश्यूड कैपिटल बच जाती है। मान लो ऑथराइज था मैं 1 CR के लिए, मैंने 70 lakhs इशू कर दिया, तो जो बच गया 30 lakhs वो मेरा अनइश्यूड कैपिटल हो जाएगा। आई बस समझ में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब ये कैपिटल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी बैलेंस शीट में शो होती है। कह रहे सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। जो 70 लाख था ना, इसमें से पब्लिक ने कितना लिया? मान लो ले लिया 65 लाख रुपीज सब्सक्राइब कर लिया, तो ये बन जाएगी मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके दो हेड्स होते हैं बेसिकली, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या होता है ये दोनों, समझते हैं इसको। कह रहे हैं व्हेन एंटायर फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने पैसा मांग भी लिया, मान लो 10 रुपए का शेयर था तो कंपनी ने 10 रुपए मांग भी लिया और सामने वाले शेयर होल्डर ने पे कर भी दिया, ठीक है। कह रहा है व्हेन एंटायर नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो पेड अप बाय द शेयर होल्डर, इट इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये तो नॉमिनल है, ये बात समझते हैं। कह रहा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखो दो चीजें याद रखनी है, दो सिचुएशंस में ये होगा। पहला, कंपनी ने पूरा नहीं मांगा। दूसरा, कंपनी ने पूरा मांगा पर शेयर होल्डर ने दिया। कह रहा है शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप इन फॉलोइंग टू सिचुएशन, व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बट शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द सेम, ठीक है। उसने पूरा नहीं पे किया, पार्ट दिया। और सेकंड, कंपनी ने ही पूरा कॉल्ड अप नहीं किया, द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल अमाउंट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक बात समझ में, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहां तक समझ आती है। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। अभी इस चैप्टर में कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, तो हम एक एक्सट्रैक्ट बना के बात करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो बैलेंस शीट है ना, ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और उसके भी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। आई बात समझ में। तो एक्सट्रैक्ट क्या है, देखो मैंने आपको बता देता हूं। जैसे अभी तक हम बैलेंस शीट बनाते थे, वर्टिकली बनानी पड़ेगी इस बार। पहले बनती थी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब इधर एसेट्स होते थे, इधर लाइबिलिटीज आ जाती। अब होगा उल्टा काम, मतलब अब बनेगी वर्टिकल, ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, नीचे उसके एसेट्स आएंगे। पहला ऐड आता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें लेते हैं हम शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट हो जाता है मेरा शेयर कैपिटल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने स्टार भी लगाया। हम नोट दिखाते हैं। अच्छा, ये बनती है कंपेरेटिव बैलेंस शीट, 2 साल की, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आते हैं, ठीक है। बट हमारा मेन एजेंडा है ये, और कुछ भी हम बैलेंस शीट में ले रहे हैं उसके लिए हमें नोट बनाना पड़ता है। तो हम सीधा जा रहे हैं नोट टू अकाउंट पे। नोट टू अकाउंट में कैसे शो करेंगे, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जितने भी नंबर ऑफ शेयर थे और पर शेयर की वैल्यू, ठीक है। चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, दोनों डाला, अमाउंट डाला और यहीं पे टोटल करके इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेरी इश्यूड कैपिटल, जितने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, पर शेयर वैल्यू टोटल किया, इसको भी यहीं क्लोज किया। यहां पे बस इनको सिर्फ नोट टू अकाउंट में ही दिखाते हैं, इसे बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते। बैलेंस शीट में जो जाती है वो होती है मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में वही दोनों, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। जितने फुल्ली पेड अप है उसको तो नॉर्मल जैसे तरीके से शो करना है वैसे करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पर शेयर की वैल्यू, उसका अमाउंट लिया हमने यहाँ पे। बात आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे। देखो 2 सिचुएशन होती है ना, इसमें कंपनी ने पूरा नहीं मांगा या फिर कंपनी ने पूरा मांगा तो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया होता उसे बोलते हैं कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब बात समझना, कह रहे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, जितना कॉल्ड अप था, ठीक है, वो ले लिया हमने, अमाउंट आ गया। लेस कर देते हैं उसमें कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर वो है अनपेड अमाउंट, इसे मैं बोल देता हूं अनपेड अमाउंट बाय शेयर होल्डर, ठीक है। एंड इसके नीचे लेते हैं हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर क्या होता है मैं बताता हूं। ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने पेमेंट नहीं करी और कंपनी ने उनके शेयर जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए, तो जो पैसा हमें रिसीव हो चुका होता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आई बात समझ में। तो इन सब का टोटल करते हैं यहां पे, ये अमाउंट जाता है आपका बैलेंस शीट। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे
इश्यू ऑफ शेयर्स की। शेयर इश्यू 3 टाइप से हो सकते हैं हमारे सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता है इश्यू टू पब्लिक फॉर कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट भी फॉर कैश ही होता है, एक होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इश्यू हो रहे हैं फॉर कैश, यानी कंपनी को पैसा चाहिए इसलिए ये शेयर इश्यू कर रही है, बट यहां पे कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो कैश। ठीक है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये भी है इंपॉर्टेंट और सिलेबस में है, बट ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में इस दिन की इनके लिए एंट्रीज नहीं आएंगी बेसिकली, आपको इसके बारे में बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अदर देन कैश। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट को गवर्न करता है हमारा सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट, हम शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, यानी नॉर्मल पब्लिक भी सब्सक्राइब कर सकती है शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप को इशूइंग शेयर टू द सिलेक्टेड ग्रुप। मैंने तुम सबको बोल दिया यार कि मैं तुम्हें अपने कंपनी के शेयर दूंगा, तो मुझे कैश दे दो, सिंपल। वो हो गया प्राइवेटली प्लेस, पब्लिक को ऑफर नहीं किया। ठीक है, आई बस समझ में। देखो कभी भी शेयर इशू के टाइम पे प्रोस्पेक्टस बनता है, ठीक है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बनता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस नहीं बनता, बनता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। उसका नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सब आपको सीयूटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट 2 तरीके से हो सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, समझना इस बात को। लिखने के लिए कुछ नहीं है, समझाऊंगा, वर्बली सुन लो। पहले बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, नाम ही है ना स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। सो बेसिकली ये शेयर जनरली कंपनी के एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू पे या हो सकता है फ्री में। ठीक है, कि यार वो अपनी लॉयल्टी, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना नॉलेज या अपनी कुछ ऐसी चीज कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे कंपनी को बहुत फायदा है, तो उसकी जगह पे कंपनी उन्हें शेयर्स इशू कर देती है, जिसका नाम हो जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिंपल। ठीक है, इवन मैं यहां लिख दूं, इवन कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर, मैं SES लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में, लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। मान लो अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को 1 रुपए में भी दे सकती है, नॉमिनल वैल्यू से कम में भी इशू कर सकती है। ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाते ना, कंपनी के हायर हिरार्की में आपको प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, या आप कंपनी के लिए इतने एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं कि कंपनी को आपसे बहुत फायदा है, तो वो आपको इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है। ऐसे ही एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन होता है, ये एक राइट होता है। राइट, कंपनी आपको कहती है हमसे एक राइट परचेज कर लो, बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करती है कि फ्यूचर में आप हमारे डिस्काउंट पे हमारे शेयर्स ले लेना। राइट टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ कंपनी एट फ्यूचर डेट एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, ये होते हैं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट। बस इतना ही आपको जानना है, आपके लिए बहुत है इतना। बस आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, एक पेज में लिखा हुआ होना चाहिए, कल रिवाइज करो तो पता हो कि ऐसी कोई चीज होती है। अब आपको पता है आप राइट भी बेच सकते हो, और ये वेस्टेबल होता है, मतलब ये राइट एम्प्लॉय को मिला तो ये राइट किसी और थर्ड पार्टी को बेचा जा सकता है। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक फॉर कैश, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर का। आई स्वेयर बता रहा हूं, 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। टेबल बनवा देते हैं 20-20 कॉलम की, 10-10 कॉलम की, 4-5 कॉलम में खत्म कर देंगे टेबल। क्या सिंपल कंसेप्ट रहेगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये शेयर्स पब्लिक को 2 वेज में इश्यू हो सकते हैं, एक होता है इश्यू एट पार और दूसरा होता है इश्यू एट प्रीमियम। हम बोलते नहीं है पार के लिए, यू बोथ आर एट पार टू मी, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम दोनों मेरे लिए यार इक्वल हो। पार का मतलब होता है, एग्जांपल से बता रहा हूं, 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज पे भी इशू कर दिया, 10 का शेयर 10 पे ही इशू कर दिया एट पार, कोई ज्यादा प्रीमियम वगैरह नहीं किया। और एट प्रीमियम का मतलब होता है कि यार मैंने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इशू किया, मतलब प्रीमियम पे किया, यानी 20% प्रीमियम हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेश इशू। डिस्काउंट पे फ्रेश इशू नहीं होता, री इशू हो सकता है। लिख देता हूं नोट, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैन नॉट बी एट डिस्काउंट बट री इशू कैन बी एट डिस्काउंट।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। स्टार लगा रहा हूं, डबल स्टार। अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। प्रोसेस ऑफ इश्यू टू पब्लिक। प्रोसेस क्या होता है? मान लो ये एक कंपनी है और ये है पब्लिक, ठीक है बेटा। अब इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तभी तो ये इशू के लिए जाएगी। अभी हम फ्रेश इशू की बात कर रहे हैं, फ्रेश इशू की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे। फंड्स की रिक्वायरमेंट है तभी ये फ्रेश इशू हो रहा है, यस और नो। तो ये क्या करेगी? अब देखो, कोई भी कंपनी आ जाएगी क्या, ओ पब्लिक से भाई लो यार पैसे दे दो मुझे, मेरे शेयर ले लो, ऐसे हो जाएगा? नहीं। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देते हैं पब्लिक को। सबसे पहले ये क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई दे रिक्वायर्ड। जो बुकलेट होती है ना जिसमें इंफॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है बेटा। अब बात आती है प्रोसेस में, प्रोस्पेक्टस सबसे पहला स्टेप, उसके बाद पब्लिक अप्लाई करती है कंपनी के पास, तो उसके बाद होता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद थर्ड स्टेप होता है अलॉटमेंट, ठीक है, और लास्ट में हो जाता है कॉल्स। क्या है समझना इसको, ये इसका प्रोसेस है पूरा, ध्यान से समझते हैं। प्रोस्पेक्टस के बाद कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आती है, मान लो मैं 10,000 शेयर इशू करना चाह रहा था, ठीक है, 3 केस बनेंगे यहां पे। पहला केस, पब्लिक ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई वो आई, पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ 9,500 शेयर्स के लिए, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड थर्ड, पब्लिक ने अप्लाई किया 11,000 शेयर्स के लिए, तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम जनरल एंट्री करेंगे, देखना ध्यान से। प्रोसेस एक बार में समझ आ गया तो जनरल एंट्री बहुत इजी है। सबसे पहले फर्स्ट जो जनरल एंट्री होगी, देखो मैंने आपको बताया कि पहला केस होगा जब पब्लिक कंपनी के पास अप्लाई करेगी, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। तो ये पैसा किस चीज का आया? शेयर एप्लीकेशन मनी का। अप्लाई किया ना, तो टू शेयर एप्लीकेशन मनी, या आप खाली एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब वो शेयर कोई भी हो सकता है, इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी, जो भी हो उसके आगे लगा देना टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या फिर टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। शेयर वो कोई भी हो सकता है। फर्स्ट एंट्री क्या हुई? अमाउंट रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन मनी, ठीक है बेटा, जहां तक कोई प्रॉब्लम। सेकेंड एंट्री, ये एप्लीकेशन मनी किस चीज के लिए हुई है? शेयर कैपिटल के लिए आया है ये पैसा। अब कंपनी ने शेयर इशू किए तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे नेचर पूछा जाता है सीयूईटी में, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट? क्या नेचर है? ये रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? ये टेम्परेरी नेचर है, इनका कोई नेचर नहीं होता। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए ओपन हुए, देखो जितने से ओपन हुआ उतने से क्लोज हो गया, हैंड टू हैंड ही। तो ये टेम्परेरी नेचर अकाउंट है, लिख लो, ये मेंशन कर देना। देखो पहला ही ऐसा मौका होगा कि पहले बैंक में पैसा आएगा और उसके बाद कैपिटल में जाएगा, क्योंकि पहला केस ऐसा है जहां पे पब्लिक अप्लाई कर रही है। अब क्या हो गया? ध्यान से सुना, थर्ड एंट्री के लिए बहुत ध्यान से सुना। अब जिन्होंने अप्लाई किया था उसको कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए होंगे, तो अलॉट कर दिए होंगे, तो अब कंपनी पहले पैसा मांगेगी तभी तो शेयर होल्डर पैसा देगा। तो थर्ड एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट मनी। अब हमने अमाउंट ड्यू कर दिया, शेयर होल्डर को बोल दिया अलॉटमेंट का पैसा दे दो, ठीक है। शेयर होल्डर से मांगा तो फोर्थ एंट्री में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट। इसके बाद कॉल्स आएंगी, मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अब कंपनी क्या करती है? टुकड़ों में पैसा मांग रही है, तो पहले उसने एप्लीकेशन का पैसा लिया, फिर अलॉटमेंट का पैसा लिया, फिर वो कॉल का। अब वो फर्स्ट कॉल में भी पूरा ले सकती है, फर्स्ट और सेकंड में भी ले सकती है, एंड सो ऑन। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं एटलीस्ट 2 कॉल हो रही है, तो फिफ्थ एंट्री होगी, फिर कंपनी ड्यू करेगी कॉल का पैसा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
सी ध्यान से सुनना, मान लो एक 10 रुपए का शेयर कंपनी ने इशू किया, उसने बोला मैं 2 रुपए लूंगी एप्लीकेशन पे, 3 रुपए लूंगी अलॉटमेंट पे, 3 रुपए लूंगी फर्स्ट कॉल पे। अरे कॉल का मतलब है अब मांग रही है कंपनी को, जैसे जैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे मांगती जा रही है पब्लिक से, इकट्ठे की जरूरत ही नहीं थी। फिर हो गया मान लो 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल, हाँ हेलो पैसे भेजो, फिर होती थोड़ी ना है कॉल, बस नाम है, नाउ कंपनी इज कॉलिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, ये प्रोसेस होता है बेसिकली। अब आईपीओ का हो गया कि वो एक साथ पैसा ले ले और वो भी लोट में आने लग गए। अब देखो कंपनीज के भी टाइप है, एक होती है बिग कंपनीज, एक होती है एसएमई। देखो तो 2 टाइप के आईपीओ आते हैं मार्केट में, एक आता है नॉर्मल आईपीओ, एक होता है एसएमई आईपीओ। जो नॉर्मल कंपनी का आईपीओ है उसकी मिनिमम बिड है लगभग 15,000 रुपए, ठीक है, और जो एसएमई आईपीओ आता है उसकी बिड होती है लैक्स में, ठीक है। तो ऐसे, और वो भी लोट में, एक शेयर नहीं मिलता। किसी कंपनी के शेयर का लोट होता है 50 शेयर, किसी का 5 शेयर, किसी के 1000 शेयर, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। तो यहां हो गया फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, ठीक है। अब कंपनी ने पैसा मांगा तो शेयर होल्डर पैसे देंगे, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल। अब मान लो सेकंड कॉल है तो सबसे पहले फिर ड्यू किया जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो भी लास्ट कॉल होगी उसके आगे फाइनल वर्ड लगाते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू फॉर फाइनल कॉल। एंड लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट रिसीव्ड फॉर फाइनल कॉल। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे, ये जो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट है, फर्स्ट कॉल अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट है, इनका क्या नेचर है? ये सब अकाउंट भी टेम्परेरी नेचर की अकाउंट है। इश्यू ऑफ शेयर्स कंसेप्ट क्या है समझते हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज पे चलते हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, कह रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, मतलब देखो एक होती है फेस वैल्यू, एक होता है इश्यू प्राइस। मतलब मेरे शेयर की वैल्यू क्या है और मैं कितने पे पब्लिक को इश्यू कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मेरे शेयर की वैल्यू ₹10 थी, तो अगर मैंने पब्लिक को ₹11 या ₹12 या ₹13 या ₹14 एंड सो ऑन में इश्यू किया, तो इसका मतलब है मैंने उनसे प्रीमियम चार्ज किया। क्या चार्ज किया? आई बात समझ में? एंड एक बात बताओ, एज अ पब्लिक आप मेरा 10 रुपए का शेयर 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में क्यों खरीदोगे? क्योंकि मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी। आपको पता है कि थोड़ा महंगा खरीदने के बाद भी आप पैसे बना लोगे, होगा ना। तो वही कंपनीज बेसिकली अपना शेयर प्रीमियम पे इश्यू करते हैं जिनकी गुडविल अच्छी होती है। ये लॉजिकल कंसेप्ट है। अब बात आती है ये प्रीमियम लिया कब जाता है? व्हेन रिसीव टू कंपनी। देखो जब भी क्वेश्चन बोले कि प्रीमियम, व्हेन प्रीमियम चार्ज किया, ठीक है। क्वेश्चन बोले कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे लिया, ओके मान लेंगे। बोले अलॉटमेंट पे लिया, मान लेंगे, ओके। वो बोले कॉल्स पे लिया तो भी मान लेंगे, ओके। अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि आपको प्रीमियम पब्लिक से एप्लीकेशन पे लेना है या अलॉटमेंट पे लेना है या कॉल्स पे लेना है या थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर चीज पे लेना है, अलॉटमेंट पे भी लेना है, कॉल्स पे भी लेना है, तो मान लेंगे ओके। यानी अगर फोर्थ ऑप्शन बोलूं, एप्लीकेशन पे भी लिया प्लस अलॉटमेंट पे भी लिया प्लस कॉल्स पे लिया, तो कॉम्बिनेशन भी ओके, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हेन टू रिसीव प्रीमियम, ठीक है, तो ऑलवेज assume to be received on allotment। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट पे आएगा। आई बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट है, पर ये गलतियां होती है, मेजर गलतियां होंगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला 5 रुपए प्रीमियम लेना है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिया, 2 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिया और 1 रुपए कॉल पे ले लिया, ओके है। क्वेश्चन ने बोला सारा एप्लीकेशन में लेना है, ओके है। क्वेश्चन बोला सारा कॉल्स पे लेना है, ओके है। पर क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट पे ही आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आइए जनरल एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि पब्लिक अप्लाई करेगी तो पहले तो बैंक में ही आएगा पैसा, तो फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट ऑन प्रीमियम,
ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब वो शेयर कोई भी हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस जो भी हो आगे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। सेकंड, थोड़ा सा यहीं चेंज कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देता हूं, इफ प्रीमियम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड, अब अलॉटमेंट हो या कोई भी कॉल हो, पहले पैसा ड्यू करेंगे फिर बैंक में आएगा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू with security if question ask premium and if question is silent about premium then will be at the time of allotment only, ठीक है बेटा। साथ में हमने नोट डाल दिया। और अब बैंक में पैसा आएगा। देखो बच्चे जनरली कहाँ गलती करते हैं, जब कैश आता है यानी बैंक वाली एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं, वो गलती मत करना तुम। हर बार का यही ट्रेंड रहता है। क्वेश्चन हमारा गलत होने का रीजन होता है प्रीमियम हम हमेशा बैंक वाली एंट्री के साथ शो कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ प्रीमियम with first call amount due for first call। सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री, अगर सेकंड कॉल लास्ट कॉल है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर सेकंड नहीं है तो फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ प्रीमियम विद फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू फॉर फाइनल कॉल। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड अमाउंट रिसीव्ड फॉर फाइनल कॉल। व्हाट इज लंप सम पेमेंट, बेसिकली कह रहा है ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स का झगड़ा है ना, मत करो। अलग अलग एंट्री पास मत करो, अलग अलग पेमेंट रिसीव मत करो, एक साथ पेमेंट ले लो, एक साथ, ठीक है। उसे बोलते हैं लंप सम। तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट ओपन करते थे, फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करते थे, उसके बाद शेयर कॉल्स अकाउंट ओपन करते थे, तो कोई भी कॉल्स हो। अब ये सब नहीं करना, एक ही अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इन सब को रिप्लेस कर दिया एक अकाउंट ने, जो है मेरा कौन सा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएंगी, जर्नल एंट्री। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये दो एंट्री होंगी, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस अकाउंट, नेचर क्या है इस अकाउंट का, टेम्परेरी नेचर। अब कॉल्स मर्ज हो गई ना बेटा, इसमें कॉल्स है ही नहीं, इकट्ठा पैसा आ गया, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक ही अकाउंट ओपन करते, कोई कॉल की एंट्री नहीं होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो पब्लिक अप्लाइड शेयर्स for more than the issue size. Example, company issued 1 lakh share, but public applied for 1,20,000 shares.
दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में, मैं एज ए कंपनी 1,00,000 शेयर इश्यू करना चाहता हूं मार्केट में, बट मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स की। दैट इज 1,20,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव। सो नाउ अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, तो क्या करेंगे? यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the company allot shares proportionately, that is on pro rata basis. It means smaller number of shares are allotted to each applicant according to number of shares applied by him. जितने उस एप्लीकेंट ने शेयर अप्लाई किए होंगे उससे कम उसको अलॉट किए गए होंगे, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉट। लिखेंगे नोट। समटाइम्स कंपनी में नोट अलॉट शेयर टू सम एप्लीकेंट्स, then in that case company returns the application amount. Journal entry, share application account debit to bank account, application money returned. ठीक है बेटा, सिंपल पॉइंट था। बट कंपनी ने प्रोराटा बेस पे अलॉटमेंट किया, हर शेयर होल्डर को, हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर अलॉट किए, तो एक्सेस मनी तो तब भी आई होगी। मान लो मैंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पर कंपनी ने मुझे 400 शेयर्स अलॉट किए, तो 100 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, तो उसका क्या यूज हो सकता है? लिखेंगे आगे, यहां पे डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। व्हेन सम एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर, the excess amount received on application, यहां से चेंज कर रहा हूं कलर, आप ध्यान से देखेंगे, is utilized towards amount due on allotment. उस एक्सेस पैसे को जो हमें अलॉटमेंट पे चाहिए ना, उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share allotment account. Excess application money utilized for allotment. Done? एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, मान लो आप बताना ये सुनो, क्या ऐसा केस भी हो सकता है कि मेरी जो एक्सेस मनी आई थी मेरे पास एप्लीकेशन पे, वो मैंने अलॉटमेंट पे यूज तो कर ली, फिर भी मेरे पास पैसा बच गया? हो सकता है? यस, हो सकता है। तो उस पैसे का क्या करेंगे? हाँ, तो हम उसको कॉल्स में यूज कर लेते हैं, बट वो तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने मुझे ऑथराइज कर रखा हो। प्लस अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करूं आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में क्वेश्चन आपको बताएगा कि यू कैन यूज एक्सेस मनी फॉर कॉल्स एज वेल। इफ इन केस क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं है, तो हमेशा सिर्फ अलॉटमेंट तक लेंगे, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो उसे बैंक से रिफंड कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे नोट डाल के, नोट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ excess money received on application, always use the amount only for allotment and refund the excess money left after using for allotment. ये नोट 1 कर देना, नोट 2 लिखेंगे। If articles authorize and also mention in the question about utilization of excess money
for calls as well, then journal entry will be share application account debit to share allotment account calls in advance. Excess application money utilized for allotment and call. फोर फीचर ऑफ शेयर. फोर फीचर मतलब शेयर को जब्त करना. जब्त करना मतलब अपने पास लेना, कैंसिल कर देना, एक तरीके से शेयर होल्डर से कैंसिल कराना, शेयर होल्डर्स से ओनरशिप राइट ले लेना. तो इसमें कुछ केसेस होते हैं. केस नंबर 1, फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन इशूड एट पार. उस शेयर को फॉरफिट करना जो पार पे इश्यू हुए थे. पार तो आपको पता ही है, जब इश्यू हुए थे. ये देखो मैं इश्यू के टाइम की एंट्री बता रहा हूं आपको और फोर फीचर दोनों बता रहा हूं. जब इश्यू हुए थे तो हमने कुछ इस तरीके से एंट्री पास की होगी. शेयर मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूं. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये एंट्री हमने पास की होगी उस टाइम पे जब इश्यू किए थे. कंबाइन एंट्री जब हम सिंगल अकाउंट खोलते हैं, या फिर एप्लीकेशन के अलग, अलॉटमेंट की अलग, कॉल्स के अलग पास की होगी हमने कुछ इस तरीके से की होगी. शेयर मैं कंबाइन दिखा रहा हूं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यही एंट्री पास हुई होगी. अलग अलग करते हैं ऑल्दो, जब ड्यू करते हैं यही एंट्री पास की होगी. तो इसका मतलब क्या था कि हमने शेयर कैपिटल इंक्रीज करी थी. अब हमें वापस फोर फीचर के टाइम पे क्या करना है, शेयर कैपिटल को डिक्रीज करना है. तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट. यस और नो. ठीक है. टू क्रेडिट में क्या डालूं. देखो क्या मुझे एप्लीकेशन की उल्टी करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन में यहां डालना पड़ेगा. बेयर मिनिमम क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल से. मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो फोर फीचर हो गया. तो मैंने मान लो शेयर अलॉटमेंट डाल दिया यहां पे. ठीक है. मान लो उसने कॉल्स का भी नहीं दिया था तो मैंने शेयर कॉल्स डाल दिया यहां पे. बट उसने एप्लीकेशन का तो दिया ही होगा 110%, ये तो श्योर हो. तो जो पैसा दे दिया है उसका क्या करूं. वापिस नहीं देते, उसी को तो बोलते हैं जब्त करना. उसे डालते हैं हम शेयर फोर फीचर अकाउंट में. शेयर फोर फीचर अकाउंट. तो ये अमाउंट वो अमाउंट होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, और ये दोनों वो अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुए, अमाउंट नोट रिसीव्ड. और शेयर कैपिटल उतने से डेबिट होती है नंबर ऑफ शेयर इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर. अब याद करो मैंने आपको बताया था कॉल इन एरियर के बारे में. हमने कॉल इन एरियर का टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको अपना सजेशन भी दिया था कि हमेशा आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे. ठीक है. तो वही केस ले रहा हूं, नोट डाल के लिख रहा हूं. नोट इन केस कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड. ठीक है. अगर कंपनी ने कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो देन यूज कॉल इन एरियर अकाउंट इंस्टीड ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट. तो इसका मतलब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. जितना पैसा नहीं मिला वो कंबाइन यहां आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट. और मैंने आपको तब भी बताया था कि आप हमेशा कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे. तो फोर फीचर के केस में आपके लिए तो जो एंट्री बनती है वो यही बनती है. यहां पे इसकी नरेशन लिख सकते हो. फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार. केस नंबर 2. इस केस नंबर 2 के फर्दर दो केसेस होंगे. फोर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम. इसका सब केस 1, व्हेन forfeiture takes place after premium is received. forfeiture हो रहा है जब प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, यानी कंपनी को. इसका एक सेक्शन होता है बट मैं सेक्शन आपको याद नहीं करा रहा. ठीक है, मैं फिर भी लिख देता हूं. यहां पे आप याद करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं बस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, if premium is fully collected, it cannot be cancelled even if
शेयर इज फॉरफिटेड लेटर ऑन। जब हमें शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, चाहे शेयर फॉरफीचर हो जाए। तो इसका मतलब है जो ऊपर हमने जनरल एंट्री पास की है वही जनरल एंट्री रहेगी। सो जनरल एंट्री विल रिमेन सेम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियाज टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उस अमाउंट को हम कहीं भी शो नहीं करते, बट सब केस नंबर 2 ये है इंपॉर्टेंट, यहां पे आता है थोड़ा मजा। व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था और फॉरफीचर पहले हो गया तो जनरल एंट्री होगी। देखो याद करो, इश्यू के टाइम पे जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम की डिमांड करते हो तो एंट्री क्या करते हो, चाहे अलॉटमेंट पे कर रहे हो चाहे किसी पे भी कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, हमें एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा वापस। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। आप हमेशा कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके करना, ठीक है, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोल रहा हूं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। बस सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट ऊपर डेबिट हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे कौन कौन सा अमाउंट जाएगा। यहां पे जाएगा अमाउंट कॉल्ड अप सो फार एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहां पे इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यहां पे आएगा अमाउंट रिसीव्ड। हेडिंग डालेंगे री इश्यू ऑफ शेयर। बहुत सिंपल तरीके से इसको टॉपिक को समझ के यहीं खत्म कर देंगे, लगेगा भी नहीं कि कोई टॉपिक किया। अनलाइक फ्रेश इशू, ठीक है, आपको याद हो तो जब हमने बोला था फ्रेश इशू के टाइम पे कि शेयर सिर्फ इशू हो सकते हैं पार पे और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो अनलाइक फ्रेश इशू, री इशू कैन बी एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो इट कैन बी एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, ठीक है। ये वो शेयर री इश्यू हो रहे हैं जो फॉरफिट किए थे, ठीक है। तो अगर मुझे एट पार पे इश्यू करने हैं तो जनरल एंट्री क्या होगी, आइए देखते हैं। देखो 10 रुपए का शेयर मैंने फॉरफिट किया था, उसको मैं 10 रुपए पे ही री इश्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, सिंगल एंट्री में होगा री इश्यू, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंगल एंट्री में हम री इश्यू करेंगे बस। एट प्रीमियम के लिए अगर करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि अगर डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी। यानी मैं आपको बता दूं, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इश्यू कर रहा हूं, ठीक है, तो बैंक में तो 8 ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पर शेयर कैपिटल में तो पूरा का पूरा 10 जाएगा, तो 2 रुपीज डेबिट और कहां से करूंगा, तो जो पैसा मैंने शेयर फॉरफीचर में रखा हुआ था वो मैं यूज कर लूंगा। तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। चलिए नोट लिखेंगे, कह रहे आफ्टर द री इश्यू ऑफ शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज कैपिटल गेन। वो क्या है, हमारा कैपिटल गेन है, ठीक है। तो कंपनी उसे ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में, एंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जितने शेयर रीच हो गए सारे हो गए, तो उसके रिगार्डिंग जितना शेयर फॉरफीचर में बैलेंस पड़ा था सारा ट्रांसफर कर देंगे, और अगर कम शेयर हुए हैं तो पोस्ट डेट ट्रांसफर कर देंगे। मतलब उतने शेयर्स के रिस्पेक्ट में पैसा कैपिटल गेन के रूप में जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जितने री इश्यू हुए हैं। बेसिकली आई बात समझ में। पहले जनरल एंट्री लिखे, तो जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हर क्वेश्चन की लास्ट एंट्री यही होती है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन री इश्यू टू कैपिटल रिजर्व। नोट एक और कह रहा है, इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट री इश्यूड ओनली द proportion of share forfeited account which belongs to reissued shares transferred to
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। सो इसने क्या बोला, रीइश्यू देखो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। पार पे होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड डिस्काउंट पे होगा तो जो पैसा हमारा शेयर फॉरफीचर में पड़ा था वो हम यूज करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बात आती है कि सर जो पैसा अनयूज्ड रह गया शेयर फॉरफीचर में वो क्या है, वो है हमारा कैपिटल गेन, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, बट सिर्फ उन्हीं शेयर्स के लिए जो रीइश्यू है। अगर प्रोपोर्शनेट शेयर रीइश्यू है तो कैपिटल रिजर्व में भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही जाएगा। दैट्स इट।